तो बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में 13 नेतृत्व एवं संप्रेषण चैप्टर हमारा चल रहा था और उसी चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि एक अच्छे नेतृत्व के कौन कौन से गुण होते हैं। तो एक अच्छा नेतृत्व तब माना जाता है जिसमें कुछ आवश्यक गुण पाए जाए। हम इनमें कुछ गुणों को मैंने आपके सामने लाया है, इन्हीं गुणों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अगर हम अच्छे नेतृत्व या अच्छे नेता के गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण होता है शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता से मतलब है एक अच्छे नेता में शारीरिक क्षमता होना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी वो अच्छा कार्य कर सकता है। जब उसमें कार्य करने की क्षमता अधिक से अधिक होगी। क्योंकि अपने समूह का नेतृत्व करने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, तभी तो वो अपने समूह का नेतृत्व कर सकता है और व्यक्तियों पे अपना प्रभाव डाल सकता है। तो पहला गुण होना चाहिए उसमें शारीरिक क्षमता होना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रभाव समूह पर डाल सके। दूसरा, अगर हम गुण की बात करें तो दूसरा गुण है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति का मतलब है कि वो उसमें निर्णय लेने की शक्ति अधिक से अधिक हो, विकट परिस्थितियों में भी वो जल्दी ही डिसीजन ले सके कि हमको किस समय क्या कार्य करना है, जिससे कि समूह का किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो और अद्भुत और ये कहे कि उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा नेता है। यहाँ पर नेता का मतलब होता है जो आपके नेतृत्व करता है, उसको नेता कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में आता है कि एक अच्छे नेता के गुण लिखिए, तो आप उसमें भी यही प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जो एक अच्छे नेतृत्व के गुण बताए गए हैं। तो निर्णय लेने की शक्ति, उसमें निर्णय लेने की शक्ति अद्भुत होनी चाहिए, प्लस ये भी होना चाहिए कि वो उपयुक्त और सही समय पर सही निर्णय ले सके, तभी वो उसके अच्छे गुण हैं। अब हम गुण में तीसरे गुण की बात करें तो तीसरा गुण है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी अपने ऊपर विश्वास होना। अपने ऊपर विश्वास होना, तो एक अच्छे नेता में पूर्णतः आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसको लगे कि मैं इस कार्य को अच्छे से करवा दूंगा। और जब उसको खुद अपने ऊपर आत्मविश्वास होगा तभी तो उसके समूह भी उस पर आत्मविश्वास करेंगे। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए। अब हम चौथे इसके गुण की बात करें तो वो है चातुर्य। चातुर का मतलब होता है चालाक। चातुर का मतलब चालाक, बुद्धिमान ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैतन्य रहना, यानी कब क्या करना है सचेत रहना, ये भी एक अच्छे नेता के गुण पाए जाते हैं। तो चातुर मतलब चालाक, चतुर, चैतन्य, हमेशा मतलब तैयार रहना कि विकट परिस्थितियों में हम किस तरह इसका सामना करें। इसके बाद आता है सहकारिता। पांचवा हमारा पॉइंट है सहकारिता। सहकारिता का मतलब ये है
से अधिक लोगों के बीच में उनका संबंध होना चाहिए, सहयोग की भावना उनमें होनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों से मिल करके कार्य कर सके या कार्य करवा सके। तो सहकारिता का गुण भी एक अच्छे नेता में होना चाहिए। इसके बाद आता है छठवां पॉइंट हमने दिया है, छठवां पॉइंट है पहल शक्ति। पहल शक्ति का मतलब होता है किसी भी समस्या का हल करने की क्षमता, किसी भी समस्या का हल करने की क्षमता। तो एक अच्छे नेता में यह भी गुण होना चाहिए कि विकट परिस्थिति में या फिर कहा जाए कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें कोई समस्या सामने आ जाए तो उस समस्या का वो पहल कर सके, उनमें पहल करने की शक्ति अधिक से अधिक हो, तो वही एक अच्छा नेता माना जाता है। अब हम आगे बात करें पहल शक्ति के बाद हमारा जो है ये छठवां पॉइंट था, सातवां पॉइंट हम लिख लेते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में तो आप जानते ही हो कि लोगों में काम करने के लिए अभिप्रेरित करना, उनमें एक ऐसी इच्छा जागृत करना कि स्वयं उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर रहे। तो प्रत्येक अच्छा नेता उसी को माना जाता है कि जो अपने कर्मचारियों में काम करने के लिए अभिप्रेरित करने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का गुण भी एक अच्छे नेता में होना आवश्यक है। अब अगर हम आठवां पॉइंट की बात करें, आठवां पॉइंट हंसमुख। हंसमुख कहते हैं कि जो व्यक्ति हंसमुख होता है वो कहीं भी जाता है तो लोगों को अपने हंसमुख प्रवृत्ति के कारण अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लोग एक बार जरूर उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसके बात को जरूर सुनते हैं, समझते हैं। तो एक अच्छे नेता में हंसमुख का गुण भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हंसता चेहरा सबको पसंद होता है। तो ये हंसमुख के गुण उसमें होना चाहिए। और एक पॉइंट और अपन लिखते हैं, वो है लोकप्रियता, यानी जनता में उसकी प्रसिद्धि हो, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो एक अच्छे नेता में ये सारे गुण होने के साथ साथ उनमें अगर ये सारे गुण हैं तो निश्चित ही वो लोकप्रियता होगी, यानी लोकप्रियता का गुण उनमें आना स्वाभाविक है। तो एक अच्छे नेता में लोकप्रियता का गुण भी होना आवश्यक है। अब हम आपको ये तो हो गए एक अच्छे नेता के गुण में मैंने बताया शारीरिक क्षमता, निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास, चातुर, सहकारिता, पहल शक्ति, अभिप्रेरणा का गुण, हंसमुख और लोकप्रियता। तो ये तो एक अच्छे नेता के गुण के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए मैं इसी अध्याय में अगला हमारा इसी में आता है कि संप्रेषण क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो संप्रेषण का अर्थ है कि सूचनाओं को किसी के माध्यम प्रेषित करना, मतलब हमको अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, संप्रेषण कहलाता है। एक बार फिर से इस बात को देखेंगे कि इसका अर्थ है सूचनाओं को किसी माध्यम से प्रेषित करना। कोई भी माध्यम हो सकता है एक बात को दूसरे बात तक, यानी एक व्यक्ति की सूचनाओं को दूसरे
व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। इसी संप्रेषण के बारे में कई व्यावसायिक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। हम उनमें एक परिभाषा देते हैं न्यूमैन एवं समर के अनुसार। न्यूमैन एवं समर ने संप्रेषण की परिभाषा देते हुए कहा कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों या भावनाओं का विनिमय है। विनिमय मतलब माध्यम है। तो देखिए इनके परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हम एक दूसरे से पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? तथ्य होना चाहिए, फिर विचार भी हो सकता है, और भावनाओं यानी कि अगर हम अपने विचारों को, अपने तथ्यों को और अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संप्रेषण कहते हैं। तो एक बार फिर से अगर हम इनकी परिभाषाओं को ध्यान दें तो यहाँ स्पष्ट इन्होंने कहा है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों या भावनाओं का विनिमय करना है। विनिमय करना मतलब एक दूसरे के माध्यम, एक दूसरे को देना, पहुंचाना है। तो इन्हीं अगर हम परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषता की बात करें तो सबसे पहले अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता में पहली विशेषताएं आती है, क्या आता है? यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो पहला तो विशेषता हो गई दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी संप्रेषण कब होगा? जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं, अकेला है, अगर हम अपनी बात अपने पास रखें तो क्या संप्रेषण होगा? नहीं। जब हम अपनी बात किसी को बताएंगे, किसी को हम सुनाएंगे, तब होगा संप्रेषण। तो किसी को, यानी कि कोई एक व्यक्ति और होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली विशेषता में संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसके बाद दूसरी विशेषता इसमें ये आती है कि विचारों का विनिमय। जो हम विचार को ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो ये भी हम इसी से लेते हैं। ये न्यूमैन एवं समर की परिभाषा से इन्होंने क्या कहा? विचारों का विनिमय हो रहा है। तो निश्चित है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि विचारों का विनिमय होना चाहिए, यानी तभी हम संप्रेषण कर सकते हैं जब उसमें विचारों का विनिमय होगा। तो इस तरह से ये दूसरी विशेषता में आती है विचारों का विनिमय। अब इसके बाद तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो क्या है? पारस्परिक समझ। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को अगर हम ध्यान दें, पारस्परिक समझ का मतलब है कि अगर हम अपनी बात दूसरे को बताते हैं तो दूसरा हमारी बात को अगर समझ लेता है तभी तो हमारे विचारों का संप्रेषण होगा ना। अगर हमारी बात को वो नहीं, जैसे मान लीजिए हम किसी जानवर को बात बताते हैं, वो नहीं समझ रहा, तो पारस्परिक समझ नहीं है, यानी हमारी बात वो नहीं समझ रहा है और उसकी बात हम नहीं समझ रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण में आपस में एक दूसरे के समझ होना चाहिए। तो इसीलिए हम अगर विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता हमारा यही बनता है कि पारस्परिक समझ, यानी आपस में उनमें
समझ होना चाहिए, क्योंकि जब समझ होगा तभी जो है वो एक दूसरे की बात समझ पाएंगे और अपनी विचारों को विनिमय कर सकते हैं। अपनी सूचनाओं को प्राप्त करना और उसे दूसरे तक पहुंचाना, तो ये तो हो गई पारस्परिक समझ। अब हम इसके चौथे पॉइंट में आते हैं। चौथे पॉइंट में क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संप्रेषण। संप्रेषण दो प्रकार से होता है, एक तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और एक दूसरा अप्रत्यक्ष। तो किसी भी प्रकार से संप्रेषण होना चाहिए, यह नहीं कि प्रत्यक्ष ही हो या अप्रत्यक्ष हो। संप्रेषण कोई भी प्रकार से हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन संप्रेषण होना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक संप्रेषण की विशेषता है। अब हम इसके अगले विशेषता की बात करें तो अगला विशेषता है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया शब्द जो है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सतत प्रक्रिया शब्द है ये लगभग प्रत्येक क्वेश्चन के, यानी सभी को नहीं कह सकते, लेकिन कुछ 50% क्वेश्चनों के व्यवसायिक अध्ययन में या अर्थशास्त्र में भी ले सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा विशेषता में या फिर हम उसके गुण की बात में आ सकती है। तो यहां भी आई है सतत प्रक्रिया। इसका मतलब तो आप स्पष्ट जानते हो, सतत यानी कि क्रम से, हमेशा, प्रक्रिया माने चलने वाली। तो ये जो प्रक्रिया है यानी संप्रेषण की प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ये एक संप्रेषण होने के बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया सतत होती है यानी चलती रहती है। अब सतत प्रक्रिया के बाद आती है शब्दों एवं संकेतों का प्रयोग। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम अपनी सूचनाएं, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाएंगे तो उसमें या तो शब्द रहेगा या फिर हम कुछ इशारा भी कर सकते हैं, संकेत का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो संप्रेषण में शब्दों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे, संकेत ही नहीं करेंगे, तो हमारी बात दूसरे तक कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण में लिखित या मौखिक या सांकेतिक किसी भी तरह से किसी भी तकनीकी का प्रयोग हम करके अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपके संप्रेषण का परिभाषा और इसकी विशेषता, और इससे पहले मैंने बताया एक अच्छे नेतृत्व के गुण। अब इससे कुछ संबंधित होमवर्क भी है। आपको मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, इसका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर पहला है, अच्छे नेता के गुण लिखो। अच्छे नेता के गुण लिखो, ये पहला प्रश्न आपका रहेगा। और दूसरा प्रश्न यहाँ है, दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे संप्रेषण का अर्थ लिखें। ये 2 प्रश्न में
आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर लिखना है और लिख करके आपको सेंड करना है। एक चीज ध्यान देना है कि आप इसको आप अच्छे से पहले 1 या 2 बार पढ़ के समझेंगे। समझने के बाद ये जो प्रश्न मैंने दिया है 2 प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो ये प्रश्न आपका आज इतना ही आज के लिए, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे।